यूपीएससी की प्रिपरेशन का एक सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट होता है अखबार से नोट्स बनाना। न्यूज आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स और इतनी सारी इंफॉर्मेशन हर रोज जो अखबार में आती है, उसमें से क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं और उन नोट्स की जो लेंथ है वो छोटे से छोटी कैसे हो जिससे कि साल के एंड तक हमारे बहुत ज्यादा बल्कि नोट्स ना बन जाएं। ये सारे के सारे फैक्टर्स और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में। काफी डिटेल्ड वीडियो होने वाला है जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली नोट मेकिंग आपको किस तरीके से करनी है प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटीग्रेटेड नोट कैसे बनेंगे। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, डू जॉइन दैट। अनअकैडमी पे सीएससी श्योर ऑफर चालू है जहां पे 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 1 साल का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री है। नए बैचेस शुरू हो रहे हैं बहुत जल्द, इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल में। कंप्लीट कवरेज के लिए डू जॉइन अनअकैडमी। कॉम्बैट होने वाला है 7 अगस्त को सुबह 11 बजे, और रोड टू लबासना हमारा एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि 6 अगस्त को सुबह 11 बजे होगा। तो 6 और 7 अगस्त को आपको सुबह 11 बजे 2 टेस्ट देने हैं, साथ में डाउट्स दरबार जहां पे आप अपने सारे के सारे यूपीएससी रिलेटेड डाउट्स क्लियर कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री। 4 अगस्त से नए बैचेस आ रहे हैं और ऑप्शनल के बैचेस चालू हैं इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल में। राइट, सबसे पहले अगर न्यूज़पेपर से नोट मेकिंग की बात करते हैं तो मैं पूरे अखबार को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। एक कि हम जो है न्यूज आर्टिकल से किस तरीके से नोट्स बना सकते हैं, और जो एडिटोरियल्स आते हैं लंबे लंबे पैराग्राफ्स, उसमें से किस तरीके से नोट्स बनाए जाएंगे। राइट, यूजुअली जो सवाल रहते हैं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वो क्या रहते हैं कि नोट्स में क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना, व्हाट टू राइट एंड व्हाट नॉट टू राइट। नोट्स जो है वो डेट वाइज बनाने हैं या टॉपिक वाइज बनाने हैं। मेरे नोट्स सर बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहे हैं तो उनको मैं छोटा कैसे करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्कि नोट्स बन रहे हैं, साल के अंत तक इतने मोटे नोट्स बन जाएंगे कि रिवाइज करने में प्रॉब्लम होगी। क्या एडिटोरियल में से सब कुछ लिखना इंपॉर्टेंट है या सिर्फ कुछ बातें लिखनी है और कुछ हम स्किप कर सकते हैं। ये सारे के सारे सवाल पिछले कई सालों से मैं सुनता आ रहा हूं, तो मैंने सोचा कि इन सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए। सबसे पहले एक क्वेश्चन जो मैं लेना चाहूंगा वो ये कि नोट्स जो है वो डेट वाइज बनने चाहिए या टॉपिक वाइज। देखिए, अगर आप डेट वाइज नोट्स बनाते हैं तो वो कैसे दिखेंगे। सपोज करिए आज क्या है, 3 अगस्त है, आपने 3 अगस्त के नोट्स बनाए। सपोज रैंडम एग्जांपल लेते हैं कि आपने 3 अगस्त के नोट्स बनाए। अब उसमें आपने क्या लिखा, लोकसभा स्पीकर ने 23 एमपीज को सस्पेंड कर दिया। ये पॉलिटी की न्यूज आपने लिख ली। जीएसटी कलेक्शन 1.49 लाख करोड़ रुपीस का हुआ, इकोनॉमी की न्यूज आपने लिख ली एक ही जगह पे, क्योंकि आप डेट वाइज नोट्स बना रहे हो तो आपने ऊपर डेट डाली और नीचे सब कुछ लिखना शुरू कर दिया। ऊपर कॉपी में आपने डेट डाली, उसके नीचे आप सब कुछ नोट्स लिखते जा रहे हो। 5 नए वेटलैंड जो है वो ऐड कर देगा रामसर साइट्स में, 2Y2U समिट हुआ, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, पॉलिटी। आपने 3 तारीख के नोट्स में सब कुछ एक जगह पे लिख दिया। बहुत अच्छी बात है, काफी मेहनत से नोट्स बनाए हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि सपोज करिए आज आप पॉलिटी रिवाइज करने बैठे शाम को, आपने कहा कि मैंने स्टैटिक पार्ट लक्ष्मीकांत तो रिवाइज कर ली लेकिन मेरे को साथ के साथ इसके करंट अफेयर्स भी रिवाइज करने हैं। इस अप्रोच में वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? आप कहां ढूंढोगे आपने पॉलिटी के नोट्स कहां बनाए हैं? आपने तो डेट वाइज नोट्स बनाए हैं। या तो फिर आप ये करो कि पूरे साल जो आपने नोट्स बनाए हैं हर तारीख के नोट्स खोलो और उसमें ढूंढो कि आपने पॉलिटी के नोट्स कहां लिखे थे, पॉलिटी वाला जो पोर्शन था वो कहां था। सपोज करो आज आप इंटरनेशनल रिलेशंस रिवाइज कर रहे हो शाम को। अब आपने क्या करा, कॉपी खोली, आपको पता ही नहीं आईआर कहां लिखा है। आप रोज पेज पलट पलट के देख रहे हो, ये 4 तारीख के नोट्स है, इसमें आईआर की कोई न्यूज नहीं है, 5 तारीख के नोट्स है, इसमें आईआर की कोई न्यूज नहीं है, 20 तारीख के नोट्स है, हाँ इसमें आईआर की एक न्यूज है, पढ़ लो। तो पहले आपने 20 मिनट तो ये ढूंढने में खराब कर दिए कि आपने आईआर के नोट्स बनाए कहां पे थे, कौन सी तारीख को आपने आईआर के नोट्स लिखे हुए हैं। दूसरी बात, सपोज करिए आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, अब आप मुख्य परीक्षा मेंस देने जा रहे हो या एस्से देने जा रहे हो। कल आपका सुबह जीएस पेपर 1 है या फिर जीएस पेपर 2 है, ठीक है, उसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर सब आता है। सपोज करिए आपको पॉलिटी के करंट अफेयर रिवाइज करने पेपर से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। आप क्या करोगे, आप ये चाहोगे कि मेरे सारे के सारे पॉलिटी बेस्ड करंट अफेयर जो मेरे को एक जगह मिल जाए, जिससे पेपर 2 का पॉलिटी मेरा खत्म हो, फिर मैं आईआर पे जाऊं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली अप्रोच काफी ज्यादा खराब है। क्यों? इसमें आपने सब कुछ मिक्स एंड मैच कर दिया, पॉलिटी भी मिक्स कर दिया, इकोनॉमी भी मिक्स कर दिया, एनवायरमेंट, आईआर सब मिक्स कर दिया। तो डेट वाइज नोट्स मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा प्रेफरेबल नहीं रहते। अगर मैं यूटिलिटी की बात करता हूं कि एग्जाम से पहले अगर मैं देखूं तो डेट वाइज नोट्स का मेरे को कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। अपनी तसल्ली के लिए मैं बना सकता हूं कि हाँ मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में बहुत ही डायरेक्शन लेस मेहनत है। सिमिलरली अगर मैं टॉपिक वाइज नोट्स की बात करता हूं तो अब टॉपिक वाइज नोट्स कैसे दिखेंगे कि लोकसभा स्पीकर ने 23 एमपीज को सस्पेंड करा, द्रौपदी मुर्मू 15वीं प्रेसिडेंट बन गई, 2 एमपीज जो एंटी डिफेक्शन के अंदर डिस्क्वालीफाई हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू मैरिज को फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया आर्टिकल 21 के अंदर।
हाँ, ये थोड़े ऑर्गेनाइज लग रहे हैं कि सारी की सारी पॉलिटी की जो न्यूज़ है पिछले एक महीने की वो मैंने एक ही जगह लिखी हुई है। तो अब आज शाम को मेरे को लक्ष्मीकांत रिवाइज करनी है, तो उसमें पॉलिटी एसोसिएटेड जो करंट अफेयर होंगे वो मैं सारे एक साथ रिवाइज कर लूंगा। कल सुबह मेरा जीएस पेपर 2 है मेंस का, तो मैं एक काम करता हूं, ये फटाफट से अपनी पॉलिटी की कॉपी खोल के पॉलिटी के करंट अफेयर्स जो रिवाइज कर लेता हूं। मतलब कि रिवीजन का टाइम मेरा बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा और मेरी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रिवीजन हो जाएगी। तो अगर मैं डेट वाइज और टॉपिक वाइज नोट्स को कंपेयर करता हूं तो हमारे सामने सीधा सीधा दिखता है कि टॉपिक वाइज नोट्स जो हैं उनकी अप्रोच बेहतर रहती है। राइट, ये हो गया एक मुद्दा। और साथ में इसमें एक बेनिफिट और रहेगा कि जब आप सेक्शनल टेस्ट दोगे मेन से पहले, प्री से पहले, तो सेक्शनल टेस्ट के टाइम पे भी रिवीजन में आपको काफी आसानी होगी। तो यहां पे आपको क्या अप्रोच फॉलो करनी है, हर सब्जेक्ट की एक अलग कॉपी बना लीजिए करंट अफेयर्स की, पॉलिटी की अलग, आईआर की अलग, गवर्नेंस की अलग, एनवायरमेंट की अलग, साइंस टेक की अलग, और उसमें जो जो आपको करंट अफेयर्स मिल रहे हैं वो लिखते रहिए। आपके इतने ऑर्गेनाइज नोट्स बन जाएंगे कि आपको कुछ और रेफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राइट, अब सवाल उठता है कि अखबार में जो न्यूज आर्टिकल्स आते हैं, हमने क्या देखा कि अखबार में दो तरीके की न्यूज आती है, एक न्यूज आर्टिकल्स और एक एडिटोरियल्स। पहले मैं बात कर रहा हूं न्यूज आर्टिकल्स की, कि अखबार में जो न्यूज आर्टिकल्स आते हैं हमें उन्हें किस तरीके से अप्रोच करना है और वहां से कंटेंट, यूजफुल कंटेंट, टारगेटेड कंटेंट किस तरीके से निकालना है अपने प्री, मेंस और इंटरव्यू के लिए। एग्जाम्पल से समझेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज आर्टिकल आया, ऑपोजिशन फ्लैग्स इन्फ्लेशन, जॉब लॉस, फाइनेंस मिनिस्टर सेज नो रिसेशन और स्टैगफ्लेशन। और उसके नीचे हमारे वित्त मंत्री ने पार्लियामेंट में एक लंबा चौड़ा स्पीच दिया जहां पे उन्होंने स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन, जीडीपी, डेट टू जीडीपी रेशियो, इन सब बारे में बात करी। ठीक है सर, हम तो आज ही तैयारी शुरू कर रहे हैं, हमारे को पता ही नहीं है इसमें से नोट्स कैसे बनाने हैं। प्रीलिम्स 2011 का सवाल है आपके सामने। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद, देखिए यहां पे उन्होंने बात करी इन्फ्लेशन की, स्टैगफ्लेशन की और जीडीपी की। इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया मतलब जीडीपी ग्रोथ इज कपल्ड विद डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। चार में से दो कीवर्ड्स आपके एक ही न्यूज आर्टिकल से निकलते हैं। मतलब यह कि जब भी आपके सामने कोई न्यूज आर्टिकल आता है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं, इन्फ्लेशन, उसे गूगल करिए, अपने नोट्स में लिखिए कि इन्फ्लेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। स्टैगफ्लेशन गूगल करिए और अपने नोट्स में लिखिए उसका मतलब क्या होता है। डेट टू जीडीपी रेशियो और जीडीपी क्या मतलब होता है, नोट्स में लिखिए। यहां से आपने एक बार ये नोट्स में लिख लिया, इस टाइप के सारे सवाल आपके निकलने लगेंगे। मतलब कि प्री ओरिएंटेड कंटेंट सबसे पहले ढूंढो। ठीक है, मेंस 2019 का सवाल, डू यू अग्री विद द व्यू that steady GDP growth and low inflation have left Indian economy in good shape? Give reasons to support your argument. एक मुख्य परीक्षा 2019 में सवाल बना था कि जीडीपी ग्रोथ हाई और इन्फ्लेशन कम है तो उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छी सिचुएशन में है, कमेंट करो। सिमिलर क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन काफी ज्यादा, ग्रोथ कम है, तो क्या हम स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। पैरेलल क्वेश्चन बन सकता है एक दो वर्ड्स को चेंज करके, मेंस 2022, मेंस 2023 में डिट्टो सेम क्वेश्चन, बस दो तीन कीवर्ड चेंज करने हैं। मतलब कि ये क्वेश्चन देख के आपको ये समझ आएगा कि ये न्यूज आर्टिकल मेरे को किस तरीके से पढ़ना है कि इन्फ्लेशन जो है क्या वो भारतीय इकोनॉमी को रिस्क है, स्टैगफ्लेशन जो है क्या उसकी पॉसिबिलिटी है, स्टैगफ्लेशन होता है क्या वो तो हमारे को देखना ही है। मतलब कि ये क्वेश्चन देख के मेरे को समझ आ रहा है कि मेरे को इस आर्टिकल को किस तरीके से अप्रोच करना है। डू यू अग्री विद द व्यू दैट लो जीडीपी एंड हाई इन्फ्लेशन हैव लेफ्ट इंडियन इकोनॉमी इन अ बैड शेप? इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर ने इस क्वेश्चन का आंसर इस पूरे स्पीच में दिया कि कैसे हमारी लो ग्रोथ एट द मोमेंट और हमारा हाई इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए रिस्क नहीं है। वो पूरा का पूरा 250 वर्ड का आंसर आपका इस स्पीच से तैयार होगा। लेकिन ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपको पता होगा कि यूपीएससी एग्जैक्टली क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है। एक बार आपको समझ आ गया कि आपको इस आर्टिकल में क्या देखना है कि हां इन्फ्लेशन रिस्क कैसे है या इन्फ्लेशन रिस्क कैसे नहीं है, उसके लॉजिकल रीजनिंग आपको फाइनेंस मिनिस्टर के स्पीच में मिलेंगे। इंडिया की ग्रोथ स्ट्रांग होगी आने वाले समय में, इंडिया का फ्यूचर पोटेंशियल काफी स्ट्रांग है, क्यों, उसके रीजंस आपको मिलेंगे स्पीच में।
मतलब कि दो मॉक क्वेश्चन आपके सीधे सीधे यहां से निकलते हैं कि एक, आने वाले समय में लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इंडिया की काफी स्ट्रांग है, एक आंसर निकल गया। इन्फ्लेशन जो आज हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है, इस स्पीच में आपको लॉजिकल रीजनिंग दिखेगी, आपका दूसरा आंसर निकल गया। तो जब आपने न्यूज आर्टिकल देखा, सबसे पहले आपके दिमाग में यह नहीं आना चाहिए कि आपको लिखना क्या है, आपके दिमाग में सबसे पहले यह आना चाहिए कि यहां से क्वेश्चन कैसा बनेगा प्री और मेंस में। एक बार वो समझ में आ गया, अपने आप पेन चलने लगेगा कि हां ये क्वेश्चन बन सकता है, इसके पॉइंट्स ये रहे, ये क्वेश्चन बन सकता है, इसके पॉइंट्स ये रहे। मतलब कि मैंने इस आर्टिकल को छांट छांट के फिल्टर करके ऐसे पॉइंट्स लिख लिए जिसके ऊपर प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि क्वेश्चन कैसा बनेगा, आप अल्टीमेटली पूरा का पूरा आर्टिकल लिख लोगे और आपको लगेगा मैंने नोट मेकिंग कर ली, लेकिन नोट्स बहुत लंबे बन रहे हैं और जो आर्टिकल में आया मैंने सभी कुछ लिख दिया। वो प्रॉब्लम इसलिए आ रही क्योंकि आपको पता ही नहीं है सवाल कैसा बनेगा। तो जब भी आप नोट्स बनाने बैठे, जो भी हमने देखा, हमेशा आपको एक 3 टियर अप्रोच फॉलो करनी है कि एक आर्टिकल में आपको कीवर्ड्स पकड़ के मेंस का प्री का एनालिसिस करना है कि यहां से प्री के क्या क्या सवाल निकल सकते हैं, प्रीलिम्स में क्या क्या फैक्ट्स और क्वेश्चंस निकल सकते हैं, मेंस के क्या क्या सवाल निकल सकते हैं, उससे एसोसिएटेड पॉइंट्स लिखिए। और इस प्रॉब्लम का वे फॉरवर्ड क्या होगा कि जो भी मुद्दा हाथ में है, जो भी मुद्दा हमारे सामने है, जो भी थीम, टॉपिक, सब्जेक्ट हमारे सामने है, इसका आने वाले समय में वे फॉरवर्ड क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, आज का इंडियन एक्सप्रेस 3 अगस्त का, यूएस ड्रोन मिसाइल स्ट्राइक इन काबुल किल्स अल कायदा चीफ आयमान अल जावाहिरी। जावाहिरी को यहां पे मारा गया। नीचे एक न्यूज और है, इन रीसेंट वीडियोज स्पोक ऑन हिजाब रो मेड बिड टू रिक्रूट इन इंडिया। मतलब कि जावाहिरी ने अपने वीडियोस में बात करी कि इंडिया में आतंकवाद किस तरीके से फैलाया जाएगा। हां तो ठीक है, पूरा आर्टिकल उठा के लिख देते हैं, नहीं। मेंस 2021, अभी रीसेंट मेंस जो हुआ है, क्वेश्चन क्या बना, एनालाइज द मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस पोज्ड बाय एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। जो बाहर के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, मतलब कि बाहर के जो अल कायदा और जावाहिरी जैसे लोग हैं, दे पोज अ थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, डिस्कस द मेजर्स दैट कैन बी टेकन। यहां से सीधा सीधा आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, फॉर्डर पॉइंट्स मिलेंगे कि कैसे ये जो एक्सटर्नल एक्टर है ये भारत की सिक्योरिटी को थ्रेट कर रहा है, हमारे इंटरनल मैटर्स में बोल के और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, अपने वीडियो सर्कुलेट करके, भारत में जिहाद वेच करके, भारत में एक्सट्रीमिज्म स्प्रेड करके, किस तरीके से यह हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहा है। इस वाले आर्टिकल से आपके इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट्स मिलेंगे, प्रोवाइडेड आपको पता है कि यहां से सवाल कैसा निकलने वाला है। मेंस 2021 आपके सामने है कि किस तरीके से जो एक्सटर्नल एक्टर्स हैं हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। हमारे को यहां से 2 से 3 फॉर्डर पॉइंट्स निकलेंगे कि जावाहिरी ने क्या क्या करा जो एंटी इंडियन था, किस तरीके से इसने हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज करने की कोशिश करी। वर्बेटिम आपके यहां से फॉर्डर पॉइंट्स निकलेंगे। यूएस ड्रोन मिसाइल स्ट्राइक इन काबुल किल्स अल कायदा चीफ। मतलब कि यूएस का अफगानिस्तान में कोई अटैक होता है और वहां पे अल कायदा का चीफ मारा जाता है। पेलोसी लैंड्स इन ताइवान, एंग्री चाइना वॉर्न्स ऑफ टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशंस। यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान गई हैं। यह आज 3 अगस्त की न्यूज है। क्वेश्चन मेंस 2014, with respect to South China Sea, the maritime territorial disputes and rising tensions affirm the need for safeguarding maritime security. साउथ चाइना सी में बढ़ते हुए तनाव को लेके हमारे को वहां पे सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने के लिए कुछ करना होगा। इस आर्टिकल से हमारे को क्या देखने को मिलता है, राइजिंग मैरीटाइम टेंशंस इन साउथ चाइना सी। आपको बॉल बाय बॉल कमेंट्री की जरूरत ही नहीं है। क्यों? अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर सोचो, जो मेंस 2014 का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अगर आप इसका उत्तर सोचते हैं, अगर आप इसका आंसर सोचते हैं, तो यहां पे कहीं से कहीं तक ये फिट नहीं होता कि नैन्सी पेलोसी ताइवान में लैंड हुई। इतना आपके पास वर्ड स्पेस ही नहीं होगा। समझो, आपको यह पता होना जरूरी है कि नैन्सी पेलोसी यूएस की जो रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर हैं, वो ताइवान गई थी, लेकिन नोट्स में इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बॉल बाय बॉल कमेंट्री कोई नहीं पूछ रहा। क्या लिखना नोट्स में कि साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यूएस जो है ताइवान को सपोर्ट कर रहा है। अपना फॉर्डर पॉइंट तैयार हो गया 2014 के आंसर का। क्या कि यूएस के सपोर्ट की वजह से ताइवान को साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ रहा है, चाइना और ताइवान के बीच में कंफ्लिक्ट बढ़ सकता है। समझो, यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि पेलोसी ताइवान गई, यह इंपॉर्टेंट है कि तनाव बढ़ रहा है। क्यों?
क्वेश्चन तनाव के ऊपर बनता है। क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि यूएस में से कौन ताइवान गया, कोई नहीं पूछने वाला, यूपीएससी में कोई नहीं पूछने वाला। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन गया, उनके जाने का इंपैक्ट क्या हुआ, चाइना ने कैसे रिएक्ट करा, यूएस चाइना के बीच में तनाव कैसे बढ़ा, साउथ चाइना सी में सिक्योरिटी सिचुएशन कैसे इंपैक्ट हुई, वो जरूरी है। क्वेश्चन आपके सामने 2014 का कि साउथ चाइना सी में मैरीटाइम सिचुएशन, मैरीटाइम टेंशन जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन है। मतलब कि यहां से मेरे को क्या समझ आया कि मेरे को वर्ड बाय वर्ड नोट्स एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं है कि यूएस स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नैंसी पेलोसी विजिटेड ताइवान ऑन 3 अगस्त 2022 एंड इट विल इंक्रीज द टेंशंस बिटवीन यूएस एंड चाइना ना। सिर्फ एक बात लिखनी है, क्या यूएस ताइवान को सपोर्ट कर रहा है। नोट्स कैसे बनाओगे, यूएस ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से साउथ चाइना सी में यूएस चाइना का कंफ्लिक्ट हो सकता है। बात खत्म। कैसे कर रहा है, चाइना ने क्या बोला, टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन कर सकते हैं हम, टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन। ये टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन यहां पे कीवर्ड यूज हुआ, काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। क्यों, चाइना ने ये कहीं नहीं बोला कि हम वॉर करेंगे। टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन का मतलब होता है कि बहुत ही स्पेसिफिक हवाई जहाज और बहुत ही स्पेसिफिक शिप्स के ऊपर हम अटैक कर सकते हैं। उसने वॉर की बात कहीं नहीं करी, उसने बात करी टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन की। तो ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट हो गया कि आज की तारीख में, यहां से क्वेश्चन कैसा बनेगा आईआर का, कि आज की तारीख में फुल फ्लेज्ड वॉर की पॉसिबिलिटी नहीं है। आज की तारीख में जो पॉसिबिलिटी बनती है वो टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशंस की बनती है। सीधा क्वेश्चन बनेगा मेंस का कि आज की तारीख में फुल फ्लेज्ड वॉर पॉसिबल ही नहीं है, आज की तारीख में जो वॉर पॉसिबल है दैट इज टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन। इस तरीके से आपका सवाल निकलेगा। तो आप समझिए कि आर्टिकल के अंदर जो चीज आ रही है एज इट इज आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं पूछने वाला कि कौन व्यक्ति ताइवान लैंड हुआ। 99% एस्पिरेंट यहां पे गलती करेंगे कि वो नैंसी पेलोसी का नाम लिख देंगे, तारीख लिख देंगे, इस हवाई जहाज से गई, यहां पे लैंड हुई। जरूरत ही नहीं है, अपने को सिर्फ एसेंस समझना है, क्रक्स समझना है। और क्योंकि यहां पे ताइवान का नाम मेंशन्ड है, फटाफट से एक बार एटलस में देख लो कि ताइवान कहां पे है, उसका एक एटलस बेस्ड क्वेश्चन निकल सकता है प्रीलिम्स में। सवाल उठता है कि सर ये जो बड़े बड़े एडिटोरियल्स आते हैं इसमें से नोट मेकिंग कैसे की जाए। सपोज करिए कल के इंडियन एक्सप्रेस में एक एडिटोरियल था इंडिया म्यांमार रिलेशन पे, कि किस तरीके से म्यांमार में जो बढ़ता हुआ मिलिट्री तनाव है वो इंडिया म्यांमार रिलेशंस को इंपैक्ट कर रहा है, इंडिया को ऐसे में क्या करना चाहिए। ये एक एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ था 2 अगस्त को। इंडिया हैज डायरेक्ट सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन म्यांमार, दिल्ली along with क्वाड एंड आसियान मस्ट फोर्स सैंक्शंस ऑन जनता। काफी बड़ा आर्टिकल था एडिटोरियल का, आसियान का भी नाम आया यहां पे, इंडिया, क्वाड, ये सारी बातें हुई। प्रीलिम्स 2022 यूपीएससी ने ट्रेंड ही पलट दिया पूरा। वियतनाम के ऊपर 5 स्टेटमेंट दी और बोला बताओ कौन सी सही है। 5 स्टेटमेंट्स, वो भी सब्जेक्टिव, फैक्चुअल नहीं, सब्जेक्टिव। इट हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द रीसेंट टाइम्स. It is led by a multi-party political system. Its growth is linked to integration of global supply chain, low labor cost, stable exchange rate, and productive e-service sector in the Indo-Pacific region. 5 स्टेटमेंट दे दी, सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स। पैरेलल क्वेश्चन म्यांमार के ऊपर बन सकता है कि म्यांमार में 1990s से डेमोक्रेसी जो है थ्रेट में रही है। 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन आया, 20% सीटें मिलिट्री के लिए रिजर्व थी। रिसेंटली म्यांमार दोबारा से जो है मिलिट्री रूल में आ गया है। चाइना रशिया जो है जनता को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। इस तरीके से कुछ भी 5 रैंडम स्टेटमेंट्स बन सकती हैं। तो पहली बात, म्यांमार में सोशियो पॉलिटिकल सिनारियो क्या है, इकोनॉमिक सिनारियो क्या है, वो पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूपीएससी आजकल ऐसे सवाल पूछने लगा है आईआर बेस्ड। 2022 में आपके सामने क्वेश्चन है, अभी इसी साल पूछा 5 जून को। मतलब कि मेरे को समझ आ गया कि वियतनाम पे अगर ऐसी स्टेटमेंट पूछी जा सकती हैं तो म्यांमार पे भी पूछी जा सकती हैं, क्योंकि वो हमारा नेबर है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर। तो इस आर्टिकल में हमारे को क्या देखना है कि म्यांमार के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कोई स्टेटमेंट तो नहीं दी हुई, म्यांमार के इंटरनल जो सिनारियो उसके बारे में कोई स्टेटमेंट तो नहीं दी हुई जो प्रीलिम्स में आ सकती है। सबसे पहले दिमाग ऐसे चलेगा। इसी आर्टिकल में कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, किसका आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अब मैं ये नहीं कह रहा ये क्वेश्चन आप इसी आर्टिकल से सॉल्व करके दिखाओ, मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूं कि इस टाइप के एडिटोरियल्स में से क्वेश्चन निकल सकते हैं। सपोज करो इस आर्टिकल में दिया होता है कि आसियान ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे इन 3-4 कंट्रीज के साथ, आपका प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन सीधा सामने है। या फिर म्यांमार ने कौन कौन से देशों के साथ सिक्योरिटी अरेंजमेंट साइन करा हुआ है, किस किस देश का म्यांमार में काफी हैवी इन्वेस्टमेंट है। अगर इस टाइप का कुछ डेटा है तो वो हमारे को नोट करना है, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसा सवाल बनता है।
प्रीलिम्स 2006, इसमें से कौन आसियान का मेंबर है, कौन नहीं है। अब ये तो बहुत ही ऐसा केक वॉक सवाल हो गया, ऐसा किसी और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बन सकता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप एटसेट्रा, किसी के भी बारे में बन सकता है। तो आप पैटर्न समझो कि आपको एडिटोरियल में से प्रीलिम्स बेस्ड फैक्ट्स कैसे निकालने हैं। कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ रहा है, किसी ग्रुप का नाम आ रहा है, किसी कंट्री का नाम आ रहा है, उसके सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्या पॉइंट्स बनेंगे, ग्रुप है तो उसमें कौन कौन मेंबर है, हेडक्वार्टर कहां पे, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब कब बना था, ये सारी बातें। और उसके अलावा अगर कोई पर्टिकुलर ट्रेंड दिया हुआ है कि यहां पे फॉर एग्जांपल अगर एक एडिटोरियल बना कि इंडिया में इस देश से एफडीआई आई, तो आप उसका एक लिस्ट बनाओ कि इंडिया में कहां कहां से एफडीआई आ रही है। सीधा प्रीलिम्स में सवाल निकलेगा कि अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन द ऑर्डर ऑफ देयर एफडीआई इन इंडिया, सीधा क्वेश्चन बनेगा। तो आप ये समझिए कि क्वेश्चन देख के हमारे को समझ आएगा कि हमारे को इसमें से प्रीलिम्स का क्या क्या कंटेंट निकालना है। पूरा आर्टिकल लिखने की जरूरत ही नहीं है, एक बार आपको क्वेश्चन का ट्रेंड समझ आ गया, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि आपको इस आर्टिकल में से निकालना क्या है। ठीक है, इसी आर्टिकल में देखो मेंस का सवाल निकलेगा, इवैल्यूएट इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्ट कोल्ड वॉर सिनेरियो। वो कह रहा है इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, अब ये पुराना क्वेश्चन है, आज की तारीख में अगर क्वेश्चन बनेगा तो एक्ट ईस्ट पे बनेगा। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर पैरेलल क्वेश्चन बनाए कि इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस क्या है वो बताओ, तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, म्यांमार हमारी एक्ट ईस्ट का सबसे बड़ा जो है पार्टनर है, लेकिन वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है तो हमारा ट्रेड नहीं हो पा रहा, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही, स्ट्रेटेजिकली चाइना वहां पे एंटर कर रहा है, तो हमारे इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक डायमेंशन इस एडिटोरियल से तैयार होते हैं। 250 में से कम 50 वर्ड तो निकल गए आर्टिकल में से। समझो आप कि हमारी पॉलिसी कौन सी है वहां पे, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। उन पॉलिसीज को किस तरीके से नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट हो रहा है हमारे नेबरहुड में सिनेरियो की वजह से, हमारे को वो ढूंढना है। क्वेश्चन से हमारे को दिख रहा है। कहने का मतलब है कि जब भी आपके सामने कोई एडिटोरियल आए, उस एडिटोरियल में से भी आपको 3 पिलर अप्रोच ध्यान रखनी है कि प्री के क्या फैक्ट्स निकलते हैं क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, मेंस के क्या क्या पॉइंट्स निकल सकते हैं क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, कि यहां से क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है। हर लाइन में, हर पैराग्राफ में सोचिए कि यहां से क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है। अब जरूरी नहीं है कि किसी लाइन से क्वेश्चन ना बन रहा हो, लेकिन कुश्ती लड़नी है उस लाइन से कि नहीं इससे क्वेश्चन कैसे नहीं निकल रहा, मैं तो निकाल के छोड़ूंगी। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर लग रहा है कोई लाइन बहुत ही ज्यादा वेग है, उसे वहीं छोड़ दो। पूरा एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमेशा ध्यान रखो, चाहे कोई सा भी एडिटोरियल हो, पूरा एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके सिर्फ कुछ वर्ड्स, अप्रॉक्सीमेटली 50% एडिटोरियल ही काम का होता है, बाकी सब में तो बोल बच्चन होता है। पिछले वाले पैराग्राफ, भाई वर्ड लिमिट भी तो भरनी है, उधर पेज भी तो पूरा भरना है, इतना कंटेंट लाइक से। तो पूरा एडिटोरियल कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसमें से कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट्स निकलेंगे, कुछ अपने मेंस के फॉर्डर पॉइंट निकलेंगे, कुछ किसी प्रॉब्लम का वे फॉरवर्ड निकलेगा। 3 पिलर अप्रोच नोट्स की हमेशा ध्यान रखो, हमेशा इसी तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। आप एस्पिरेंट हैं, फोटोस्टेट मशीन नहीं है कि जो पूरा का पूरा अखबार जो है कॉपी कर दें। तो पेन चलाने से पहले सोचना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा इधर से, उसके बाद ही आप इफेक्टिव नोट मेकिंग कर सकते हैं। तो नोट मेकिंग के लिए दिमाग में क्वेश्चन का क्लियर होना जरूरी है कि यहां पे प्री और मेंस का सवाल कैसे निकलता है। एक डिबेट जो यहां पे और मैं फुल स्टॉप लगाना चाहूंगा हमेशा के लिए, हैंड रिटन नोट्स वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक नोट्स। एक दौर था जब मैं खुद बोलता था कि हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए, बट आज वो दौर है जब मैं बोलता हूं इलेक्ट्रॉनिक नोट्स बनाने चाहिए। क्यों? हैंड रिटन नोट्स में टॉपिक वाइज अरेंज करने में प्रॉब्लम आती है, सर्च करने में प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए आपको कुछ सर्च करना है, अगर आपने MS वर्ड या MS एक्सेल में नोट्स बना रखे हैं तो कंट्रोल F दबा के आप सब कुछ सर्च कर सकते हो, कोई सा भी कीवर्ड ढूंढ सकते हो, सब्जेक्ट वाइज नोट्स को अरेंज कर सकते हो, बल्कि नोट्स नहीं बनेंगे। इलेक्ट्रॉनिक नोट्स का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप उसे मल्टीपल डिवाइसेस में एक साथ सिंक कर सकते हो, और इवन वॉइस टाइपिंग यूज करके फटाफट से टाइप भी कर सकते हो। आजकल गूगल के ऑडियो कीबोर्ड्स भी आने लगे हैं। तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक नोट्स बनाने प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका काफी टाइम सेव होगा, क्रिस्प नोट्स बनेंगे और जब चाहे उसे जो है मॉडिफाई, एडिट, ऐड, डिलीट कर सकते हैं। तो ये है अपनी नोट मेकिंग अप्रोच। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मदद गुप्ता।